गैस त्रासदी, एक अविस्मरणीय रात। लेखक भोपाल शहर के बारे में बताते हुए कहते हैं कि भोपाल शहर ताल तलैयों और शिखरों का एक मनोरम शहर है। इसका बड़ा तालाब काफी प्रसिद्ध है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लेखक उस त्रासदी के दौरान वहां के कलेक्टर तैनात थे और यही वजह है कि उन्होंने इस घटना को बड़ी गहराई से देखा है और उसका विवरण किया है। करबला रोड पर बड़े तालाब के किनारे उनका बंगला ऊंचाई पर स्थित था। वो 2 मंजिला काफी पुराना बंगला था और बड़ा भी था। शुरुआती चरण। लेखक जो उस समय वहां के कलेक्टर थे बताते हैं कि 2 दिसंबर 1984 की रात में करीबन 10:30 बजे हमेशा की तरह सारे खिड़की दरवाजे बंद करके सारे नौकर बाहर जा चुके थे और वे भूतल यानी ग्राउंड फ्लोर पर अपनी कुछ लिखा पढ़ी का काम कर रहे थे। अपना काम निपटाने के बाद जब वे 12 बजे के करीब पहली मंजिल के शयन कक्ष पर पहुंचे तो उनकी आंखों में ऐसा लगा जैसे किरकिरी पड़ रही हो। उन्हें ये मामूली सी तकलीफ जान पड़ रही थी तो उन्होंने अपनी पलकों को पानी से पोंछा और आंखें मूंद कर लेट गए तो उन्हें तुरंत ही आराम मिल गया। बाद में ये पता चला कि गैस रात के 12 बजे से पहले ही फैलना शुरू हो चुकी थी। लेखक को इस गैस लीक होने की भनक तब लगी जब 1:30 बजे करीब एक आवाज सुनाई पड़ने के कारण उनकी नींद खुल गई। फिर किसी ने आवाज लगाई कि शहर में गैस फैल चुकी है। आंखें खोलते ही उनकी आंखों में जलन सी मचने लगी। जैसे ही उन्हें इसकी खबर मिली वे तुरंत ही अपने मुंह पर हाथ रखकर बाहर कार में बैठ गए और निकल पड़े हालातों का जायजा लेने के लिए। कार को स्वयं चलाते हुए जब वे शहर की ओर जा रहे थे तब उन्होंने देखा कि शहर के असंख्य लोग घबराहट व दहशत में इंदौर रोड से सीहोर भागे जा रहे थे। भगदड़ की स्थिति बड़ी ही भयंकर जान पड़ रही थी। लोग कार, जीप, ट्रक, बस, स्कूटर, मोटरसाइकिल, साइकिल और जिन्हें कुछ नहीं मिला वो पैदल ही हड़बड़ी में भागे जा रहे थे। लेखक चौराहे से दाईं ओर मुड़कर शहर की ओर जाना चाह रहे थे, वो भी भीड़ और भगदड़ की दिशा की विपरीत दिशा में। लेकिन भगदड़ को देखते हुए ये एक बेहद ही कठिन प्रयास जैसा लग रहा था। फिर कैसे भी करके उन्होंने अपनी कार को धीरे धीरे उस भीड़ में घुसाते हुए शहर की ओर बढ़ाई। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे ही भीड़ कम होती जा रही थी। उस रात का क्या दृश्य था इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन लेखक ने जो भी उस रात महसूस किया और अपनी आंखों के सामने घटते हुए देखा वो आपको उस रात के कई पन्ने समझने में काफी मददगार साबित होगा। इमामी गेट से लेकर पीर गेट तक पूरा इलाका सुनसान था। फैली हुई जहरीली गैस के बादल इमामी गेट से आगे पीर गेट की तरफ स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। सड़क पर 20-25 फीट से आगे देख पाना संभव ही नहीं हो पा रहा था और वे कार को धीरे धीरे चलाते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। लेकिन ये नहीं बोला जा सकता कि उनकी कार के आसपास भी वो जहरीली गैस मंडरा रही थी और धीरे धीरे उनकी कार के अंदर घुसने का प्रयास कर रही थी। जैसे जैसे गैस अंदर घुसती जा रही थी वैसे वैसे उनका दम घुटता जा रहा था। लेखक उस वक्त भोपाल के कलेक्टर के पद पर नियुक्त थे, लेकिन हालात इतने खराब थे कि स्थिति का जायजा लेना मुश्किल पड़ रहा था और जहां देखो वहां लोग इधर उधर भाग रहे थे। सभी अपनी जान बचाने के प्रयास में थे। अथक प्रयास और निराशा। ऐसी विषम स्थिति में भी लेखक अपना फर्ज पूरा करना ना भूले और उनसे जितना हो सकता था उतने प्रयास करने शुरू कर दिए। लेखक ने वहां के टाउन इंस्पेक्टर श्री शाही को बुलाकर बातचीत की और थाने के वायरलेस के द्वारा शहर के और अन्य थानों एवं मोबाइल गाड़ियों से संपर्क करने का प्रयास किया। उन्होंने वायरलेस नेटवर्क पर कहा कि गैस रिसाव से शहर में भगदड़ मच गई है, लोग शहर से बाहर भाग रहे हैं, शहर सुनसान होता जा रहा है, इसीलिए पुलिस द्वारा इस भगदड़ को नियंत्रित किया जाए जिससे कि दुर्घटनाएं ना हो। उन्होंने ये भी कहा कि वीरान हो गए क्षेत्रों की सुरक्षा की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। एक तरफा निर्देश दे रहे थे, लेकिन किसी भी पुलिस मोबाइल से कोई भी उत्तर नहीं आया। थाने में लगे वायरलेस सेट से थाने के लिए भी उन्होंने बात की और कई बातें दोहराई, लेकिन उन्हें कहीं से भी कोई भी उत्तर नहीं मिला। अथक प्रयासों के बाद बड़ी मुश्किल से टेलीफोन पर पुलिस कंट्रोल रूम से उनका संपर्क हुआ।
लेकिन वहां पर सहायक पुलिस निरीक्षक चौहान ने टेलीफोन उठाया। लेखक ने ये सभी बातें फिर से दोहराई तो उन्होंने वहां से उत्तर दिया कि साहब यहां है ही कौन जो ये सब करे। थाने के सामने हर तरफ भीड़ ही भीड़ और भगदड़ देखकर उन्होंने बैरागढ़ थाने के टाउन इंस्पेक्टर शाही से कहा कि वे उस बस्ती में गश्त लगवाएं। पास में ही नीले रंग की पुलिस मिनी बस खड़ी थी। शाही ने उस गाड़ी की ओर इशारा करते हुए लेखक को बताया कि उसमें डीजल नहीं है और लेखक चुप हो गए और कुछ नहीं कहा। इससे यह पता चलता है कि हमें किसी भी परिस्थिति के लिए पहले से ही तैयारी रखनी चाहिए, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कब कौन सी बला आ पड़े। हाँ, ये सच बात है कि हम ये नहीं जानते कि क्या स्थिति आने वाली है और उसके लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन हम जितना जानते हैं और जितना कर सकते हैं, कम से कम इतना तो पहले से ही करके चलें, जिससे कि विषम स्थिति में भी हम ज्यादा नुकसान ना होने दें। अब लेखक ने फैसला लिया कि वे फिर से पुराने शहर में जाएंगे। लेखक बीच बीच में कार के शीशे खोलकर गैस के प्रभाव का जायजा भी लेते जा रहे थे। ये बात स्पष्ट है कि अब इतना समय बीत चुका था कि गैस हवा में घुल मिलकर पतली होती जा रही थी और लेखक इसी तरह से आगे बढ़ते जा रहे थे। पुलिस कंट्रोल रूम में भी अब लोग आ जा रहे थे। कुछ राजनीतिक लोग भी वहां दिखे। सभी लोग काफी घबराए हुए थे। लेखक ने पुलिस कंट्रोल रूम में उपलब्ध अधिकारियों और कर्मचारियों से चर्चा की। अभी तक ये कोई नहीं पता लगा पाया कि यूनियन कार्बाइड की स्थानीय फैक्ट्री से कौन सी गैस रिसी थी। इन्होंने फैक्ट्री में फोन से संपर्क किया और प्लांट सुपरवाइजर ने बताया कि जो गैस निकली है उसका नाम मिथाइल आइसोसाइनेट है। बाद में ये जानकारी सभी अस्पतालों में दी गई। फैली हुई गैस के प्रभाव से अनभिज्ञ सभी अधिकारी। दोस्तों, यहां यह बात गौर करने वाली है कि अभी तक सिर्फ ये पता चला कि यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनेट नाम की गैस रिसी है, लेकिन ये नहीं पता चला कि यह गैस अधिक खतरनाक है या नहीं, और इसकी जानकारी लेखक को किसी भी अधिकारी ने कंट्रोल रूम में भी नहीं दी थी। किसी ने यह नहीं बताया कि यह गैस जानलेवा भी हो सकती है। कंट्रोल रूम में किसी ने ऐसी आशंका व्यक्त नहीं की थी, तो सभी लोगों को ऐसी कोई आशंका नहीं थी कि इससे मौतें भी हो सकती हैं। सभी का ध्यान शहर में हो रही भगदड़ और लोगों की सुरक्षा की ओर था। यह सब करने के बाद लेखक ने फैसला लिया कि वो फिर से शहर के राउंड पर जाएंगे। पुराने भोपाल के बाहरी हिस्से में काफी चहल पहल हो रही थी, लेकिन 4 इमली, शिवाजी नगर आदि में ये चहल पहल कम थी, क्योंकि वास्तव में इन क्षेत्रों के लोग शांति से सो रहे थे। सड़कों पर पुराने भोपाल के लोगों की चहल पहल थी, जो अपने अपने घरों से भाग आए थे। इतने में ही ये पता चला कि जयप्रकाश अस्पताल में बहुत अधिक भीड़ हो गई है। ये भीड़ भोपाल के गैस पीड़ितों की थी। इतने में डॉक्टर सक्सेना ने लेखक को आकर जानकारी दी कि गैस अधिक सूंघ लेने के कारण 3 लोगों की मृत्यु हो गई है। ये पहली बार था जब इस दुर्घटना से मृत्यु की कोई सूचना मिली थी। इस सूचना से उन्हें बहुत कष्ट हुआ और थोड़ी ही देर बाद किसी व्यक्ति ने आकर बताया कि 2 बच्चों की भी मृत्यु हो गई है। इस प्रकार मरने वालों की संख्या 5 तक पहुंच गई थी। अब यह स्पष्ट हो चुका था कि यूनियन कार्बाइड से जो गैस निकली थी वो जहरीली थी। बड़े प्रयास किए जा रहे थे, वाहनों की कमी थी, मगर फिर भी कई अधिकारियों ने निजी वाहनों से सभी गैस पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाया। कर्मचारियों और वाहनों को जुटा पाना अपने आप में एक बड़ी समस्या बन चुकी थी, क्योंकि एक बड़े पैमाने पर लोग गंभीर रूप से बीमार पड़े हुए थे और अपने अपने घरों से भाग रहे थे। वाहनों का मिलना बहुत कठिन हो रहा था और अस्पताल का स्टाफ भी वहां से भाग रहा था। घटना का असली रूप अब रात के 2 बज चुके थे और सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया गया और सभी की ड्यूटी अलग अलग जगहों पर लगाई जा रही थी। घटना से संबंधित जो भी जानकारी मिल रही थी, उससे ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि मरने वालों की संख्या अब 50 तक पहुंच चुकी है। ये सोचकर लोग मान रहे थे कि बहुत बड़ा हादसा हो गया है, लेकिन सुबह के 6:30 बजे तक भी घटना का असली रूप सामने नहीं आया था। जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश फैला, सभी बचाव दलों के सदस्य मकानों और झुग्गियों में अंदर घुसे। तब भयावह दृश्य सामने आया।
गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्र में स्थित कच्चे मकान एवं झुग्गियों में जहां जहां बचाव दल जाते थे वहां वहां या तो लाशें मिलती थीं या गंभीर रूप से बीमार लोग मिल रहे थे। अन्य लोग तो भाग गए थे। गंभीर रूप से घायल लोगों ने भागते समय ही अपना दम तोड़ दिया था। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए नगर निगम के वाहनों और अन्य वाहनों में मेडिकल कॉलेज भेजा गया। हर तरफ सिर्फ दहशत का माहौल था। सहायता की मांग बराबर आ रही थी। कई टेलीफोन कॉल्स और कई संदेशों का अंबार लगता जा रहा था। सभी डॉक्टर, नर्सेज बड़ी संख्या में चिकित्सा तथा सेवा कार्य में लग गए थे। खुले स्थानों में भी डॉक्टर लोग खड़े होकर मेज पर दवाइयां रखकर मरीजों की आंखों में दवा डाल रहे थे और खाने को गोलियां दे रहे थे। ये स्पष्ट है कि तकलीफ और लक्षणों के आधार पर ही उपचार किया जा रहा था। परंतु इसके साथ साथ ही एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही थी, शवों के अंतिम संस्कार की। कैसे इतने बड़े पैमाने पर अंतिम संस्कार किया जाए, दुविधा उत्पन्न हो चुकी थी।